हमारे पास कुछ जॉइंट के लिए, तो वो है सबसे पहले आपकी पिच डिस्टेंस। एक होता है पिच डिस्टेंस, एक होता है गेज, एक होता है एज, एक होता है एंड, एक होता है नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट, एक होता है ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट, एक टैक रिवेटिंग क्या होती है और एक रिवेट लाइन क्या होती है। ठीक है, ये सब बातें अब हम समझेंगे अपने लेक्चर में। पहले हम एक डायग्राम देखते हैं। ये 3 डायमेंशनल कंडीशन में डायग्राम मैंने बनाया था ताकि हमें ये सब चीजें बड़े आसानी से समझ आ जाए। दिस इज आवर पी, ये हमारा फोर्स पी है, ये इसकी डायरेक्शन है, पी की डायरेक्शन ये है। फोर्स की डायरेक्शन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो अगर इसके परपेंडिकुलर देखूं, फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, तो ये डायरेक्शन आपकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। क्लियर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब देखो, ये आपके ग्रीन कलर में जो दिखाए गए हैं, दीज आर द रिवेट्स। क्लियर, ये क्या है, रिवेट्स। अब इस रिवेट के और इस रिवेट के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होगी, दैट इज योर पिच। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पिच कहेंगे। क्लियर, और रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच कह रहे हैं। जैसे ये वाली डिस्टेंस भी आपकी सेंटर टू सेंटर अगर ली जाएगी तो पिच है, और इसी तरह से ये वाली डिस्टेंस भी आपकी पिच है। लेकिन पिच में ध्यान रखना, फोर्स की दिशा में मेजर किया जाता है। सॉरी, फोर्स को मैं एफ से लिख देता हूं क्योंकि पी हम पिच के लिए यूज कर रहे हैं, फोर्स को मैं एफ से लिख देता हूं। तो पी इज और पिच, जनरली पी हम स्मॉल पी से लिख देते हैं, वैसे ध्यान रखना कभी फोर्स से कंफ्यूज जाओ। तो पी क्या है, पिच क्या है, पिच इज योर स्मॉल। अब मैं यहां पर लिख देता हूं पिच के बारे में, पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस इज बेसिकली सेंटर टू सेंटर, सी स्लैश सी, डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, मतलब साथ के। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं एडजेसेंट, और हिंदी में लिखते हैं साथ के, एडजेसेंट रिवेट्स। दो साथ के रिवेट्स के बीच की सेंटर टू सेंटर दूरी मेजर्ड, मापी जाती है, मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की दिशा में। ठीक है, फोर्स की दिशा में मेजर की जाती है। ध्यान रखना ये बात, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मेजर की जाती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसी तरह से आप ये एक बार और ध्यान रखेंगे कि जो डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर है, ये देखो, ये डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन है फोर्स के, दिस इज कॉल्ड गेज। ये भी आपकी सेंटर टू सेंटर दूरी है, लेकिन ये फोर्स से परपेंडिकुलर, फोर्स की दिशा तो ये है ना बच्चों, तो फोर्स से परपेंडिकुलर जो दिशा है दैट इज योर गेज, दिस इज द गेज। गेज भी सेंटर टू सेंटर है, जैसे ये वाली भी दूरी आपकी गेज है। क्लियर, ये वाली दूरी भी आपकी क्या है, गेज। तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, जो गेज होती है, अगेन जो गेज दूरी होती है, गेज डिस्टेंस, दैट इज अगेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, वह भी आपकी क्या होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, बिटवीन टू एडजेसेंट रिवेट्स, मेजर्ड, यहां पर ध्यान रखना, मेजर्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू फोर्स, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ध्यान रहेगा बच्चों। तो गेज हमें पता चला, हमें पिच पता चला। अब हम जानते हैं जरा एंड डिस्टेंस क्या होती है। एंड डिस्टेंस हम किसे कहते हैं। देखो बच्चों, ये जो आपकी सेंटर है रिवेट का, ये सेंटर है रिवेट का, और ये जो प्लेट का किनारा है, चलो मैं दूसरे डायग्राम पे बताता हूँ, क्लीन कंडीशन बताता हूँ। क्लियर, यहां पे जरा ध्यान से देखो आप, ये जो आपका सेंटर है रिवेट का ये, और ये जो प्लेट की किनारी है ये, इन दोनों के बीच की दूरी को आप कहेंगे एंड डिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों, ई नोट। ई नोट को मैं क्या लिखता हूं, एंड डिस्टेंस। ध्यान रखना, एंड डिस्टेंस होता है फिर से वही सेंटर टू सेंटर, सॉरी, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ प्लेट, प्लेट का जो एंड है, एंड ऑफ प्लेट टू द नियरेस्ट रिवेट लाइन, टू द नियरेस्ट रिवेट लाइन। जो सबसे पास में आपकी रिवेट की लाइन है उसके सेंटर, मतलब रिवेट, आप ऐसा भी बोल सकते हैं एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ प्लेट टू द
नियरेस्ट रिवेट लाइन, आप ये देख सकते हैं, दिस इज द नियरेस्ट रिवेट लाइन, ये आपकी रिवेट लाइन है आपके प्लेट के किनारे से पास में। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं जो रिवेट का सेंटर है या जो आउटर रिवेट्स है, आउटर रिवेट के सेंटर से प्लेट के किनारे तक की दूरी, प्लेट के किनारे तक की या किनारे तक की दूरी। क्लियर? तो प्लेट का जो एंड है वहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं एंड डिस्टेंस। इसी तरह से हमारे पास होती है एज। एज होती है बेसिकली, आपने एंड देखा फोर्स की दिशा में, ध्यान रखना एंड डिस्टेंस का बात मैं आपको बता दूं, फोर्स की दिशा में मेजर की जाती है। तो एंड के बारे में ध्यान रखना, एंड फोर्स की दिशा में मेजर की जाती है, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में मेजर की जाती है। अब एज के बारे में अगर मैं बात करूं, आपकी ये जो सेंटर है रिवेट का और ये जो प्लेट का किनारा है, लेकिन ये दूरी आपकी देख लो, ये फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा में है, तो ई आपका होता है एज, ये आपका ई है, वो आपका ई नोट लिखा था मैंने, एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस आपका होता है आउटर रिवेट के सेंटर से, आउटर रिवेट के सेंटर से प्लेट के एज तक की दूरी, प्लेट के एज तक की दूरी, ठीक है। लेकिन मापी किस तरह जाती है? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स में ली जाती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। होपफुली आपको सही समझ आया होगा। क्लियर? तो एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और गेज डिस्टेंस, ये आपको इन डायग्राम की हेल्प से समझ आ गया होगा कि क्या होती है। तो एंड तो होती है फोर्स की दिशा में, एज होती है फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा में। इसी तरह से पिच होती है आपकी फोर्स की दिशा में और आपकी गेज होती है फोर्स से परपेंडिकुलर दिशा में। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चारों, पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट और ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट के बारे में। भाई नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट और ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये आप देखें, तो ये जो रिवेट है ना आपका, इसका जो डायमीटर है शैंक का, ये वाला डायमीटर, दिस इज योर नॉमिनल डायमीटर। तो नॉमिनल डायमीटर को जनरली हम फाई से लिख देते हैं, चलो फाई से लिख देते हैं, डी से लिखते हैं, डी या फाई मैं आपको मान रहा हूं नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया का मतलब है, ध्यान रखना, नॉमिनल डाया का मतलब है डाया ऑफ रिवेट बिफोर इंस्टॉलेशन, डाया ऑफ रिवेट बिफोर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन मतलब आपने रिवेट को नहीं लगाया, जो रिवेट अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है उस वक्त जो डायमीटर है वो आपका कहला रहा है नॉमिनल डाया। क्लियर? और आप ये सोचो, जब आप रिवेट को इस प्लेट के अंदर, मान लिया आप इस प्लेट के अंदर रिवेट को लगाना चाहते हैं, आप इस रिवेट को मान लिया जाए, आप इस रिवेट को इस प्लेट के अंदर लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? इस रिवेट को हैमर से पीटेंगे प्लेट में इंस्टॉल करने के लिए, और जब आप इसे हैमर से पीटेंगे तो आपको देखेंगे कि इसकी चौड़ाई बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप ऐसे पीटेंगे तो इसकी चौड़ाई फैल जाएगी, तो चौड़ाई फैलने से इसका डायमीटर बढ़ेगा, तो चौड़ाई फैलने से इसका डायमीटर क्या होगा? बढ़ेगा। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन डायमीटर बढ़ जाएगा। तो रिवेट डाया आफ्टर इंस्टॉलेशन, आफ्टर इंस्टॉलेशन इज कॉल्ड, कहा जाता है ग्रॉस डाया। ध्यान रखना बच्चों इस बात को कि रिवेट का जो डायमीटर होता है लग जाने के बाद प्लेट के अंदर, ग्रॉस डाया कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ग्रॉस डायमीटर। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को कि रिवेट डायमीटर आपका इंस्टॉलेशन के बाद क्या कहलाता है? ग्रॉस डायमीटर। अब हम बात करते हैं कि ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो बच्चों, यहां पर WSM कोड जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका नॉमिनल डाया डी है, D is your nominal and D नोट या DH is your gross dia। अगर हम इसे ग्रॉस डाया कहते हैं, ध्यान रखना बच्चों, एक अजम्पशन होती है हमारी रिवेट के अंदर जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। अजम्पशन ये होती है कि अगर प्लेट के होल, अगर ये प्लेट का होल है, प्लेट के होल के डाया को हम DH लिखते हैं, डाया ऑफ होल, और ग्रॉस डाया को मैं D नोट लिखता हूं। D नोट इज द ग्रॉस डाया और DH इज द होल डाया।
होल मतलब जो ये होल बनाया है प्लेट में उसका डायमीटर। क्लियर। तो ये अजम्पशन क्या होती है हमारी, अजम्पशन ये होती है कि आपका रिवेट होल को कंप्लीटली फिल करता है, रिवेट होल को पूर्ण रूप से फिल करता है, पूर्ण रूप से फिल करता है मतलब बीच में रिवेट और जैसे मान लिया आप रिवेट आप इंस्टॉल कर रहे हैं यहां पर, तो रिवेट के और प्लेट के होल के बीच में कोई गैप नहीं बचेगा छोटा भी। जैसे मान लिया ऐसा नहीं होगा कि आपका रिवेट छोटा पड़ गया और यहां पर गैप बचा हुआ है इधर उधर। ठीक है, तो रिवेट होल को पूर्ण रूप से फिल करता है, ये अजम्पशन होती है, फिल करता है। दिस इज आवर अजम्पशन। क्लियर पॉइंट। तो हमने ये देखा कि जो ग्रॉस डाया है और होल का डायमीटर है वो सेम ही होता है, तो डी नोट बराबर डी एच। तो होल का डायमीटर कह लो या ग्रॉस डाया कह लो वो सेम ही है, लेकिन वो अजम्पशन के बाद। अगर ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन आया कि रिवेट के होल का डाया, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो होल का डायमीटर है रिवेट के और जो ग्रॉस डायमीटर है, ठीक है, क्या वो सेम है, तो आप बताएंगे सेम है। लेकिन ग्रॉस डाया का मतलब आप यही बताना कि आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ रिवेट, ये मत बताना ग्रॉस डाया का मतलब कि ग्रॉस डाया का मतलब होता है होल का डाया, नहीं, वो अजम्पशन के बाद सही हुआ है, वो अजम्पशन के बाद है ये बात कि आपका रिवेट का डाया ग्रॉस डाया, रिवेट का ग्रॉस डाया होल का डायमीटर कहला रहा है। अगर अजम्पशन ना हो तो रिवेट का डायमीटर, रिवेट का ग्रॉस डायमीटर और होल का डायमीटर अलग हो सकता है। क्लियर। तो आपके रिवेट के ग्रॉस डायमीटर की डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसे ही आप फॉलो करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव में। डी नोट डी एच आपका क्या है, ग्रॉस डायमीटर। क्लियर है ये पॉइंट आप लोगों को। ध्यान रखना बच्चों, बड़े सेंसिटिव तरीके से पढ़ना, क्योंकि जो जेई के एग्जाम्स होते हैं या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं वहां पर बारीक गलतियां होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। थोड़े टाइम बाद जब मैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको कराऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। तो आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड आपको ये कह रहा है कि आपका जो ग्रॉस डाया है, आपका जो ग्रॉस डाया है दैट इज इक्वल्स टू नॉमिनल डाया प्लस 1.5 mm। यदि आपका नॉमिनल डाया लेस देन इक्वल टू है 25 mm से, अगर आपके रिवेट का डायमीटर 25 mm से कम है तो आईएस कोड ये मानता है कि जो ग्रॉस डाया है वह आपका 1.5 mm ज्यादा होगा नॉमिनल डाया से। और अगर आपका डायमीटर ग्रेटर हो जाए 25 mm से तो आईएस कोड ये मानता है कि जो होल का डायमीटर होगा वो नॉमिनल डायमीटर से आपका 2 mm अधिक होगा। क्लियर। लेकिन ये स्पेसिफिकेशन बोल्ट के लिए अप्लाई नहीं होती है, बोल्ट के लिए जब मैं पढ़ाऊंगा सेपरेटली बताऊंगा सब चीजें। क्लियर। तो ये बच्चों केवल और केवल आपकी वैलिड है किस कंडीशन में, ये डब्ल्यूएसएम कोड के 1984 के वर्जन के हिसाब से वैलिड है। क्लियर। आज के टाइम में ये वैलिड नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएसएम आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको यही बताना है अभी के लिए, क्योंकि लिमिट स्टेट में तो रिवेट का जिक्र भी नहीं है, तो रिवेट के केस में तो आपको यही देखना है। क्लियर है पॉइंट यहां तक। ग्रॉस डाया नॉमिनल डाया क्या होता है। अब बात कर लेते हैं हम अगले पॉइंट की अपने, और हमारा अगला पॉइंट है टैक रिवेटिंग। ये टैक रिवेटिंग क्या होती है बच्चों, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके दो मेंबर्स बहुत लॉन्ग हो जाते हैं, आपका ज्वाइंट तो यहां खत्म हो गया है और दो मेंबर्स आपके साथ में चल रहे हैं, दो मेंबर्स एक के ऊपर एक चल रहे हैं और आपका ज्वाइंट यहां खत्म हो चुका है। तो क्या करते हैं, इन दोनों मेंबर्स को साथ में जोड़ने के लिए कुछ रिवेट लगा देते हैं। यह रिवेट लोड का काम नहीं करते, तो ऐसे रिवेट को जो दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए काम करते हैं, जस्ट टू कनेक्ट टू मेंबर्स, जस्ट टू कनेक्ट टू लॉन्ग मेंबर्स। जो रिवेट लगाए जाते हैं, जो रिवेट लगाए जाते हैं उन्हें टैक रिवेट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, टैक रिवेट कहा जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है आपके ज्वाइंट के अंदर, मैं बता दूं आपको, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपके ज्वाइंट के अंदर, मान लिया लोड के रिक्वायरमेंट के हिसाब से केवल 4 ही रिवेट चाहिए थे। कितने रिवेट चाहिए थे बच्चों, 4। आपने एक रिवेट यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, लेकिन आपने देखा कि रिवेट के बीच का गैप बहुत ज्यादा हो गया, इन रिवेट के बीच का क्या हो गया, गैप बहुत ज्यादा हो गया। तो उस स्थिति में भी आप इनके बीच में
कुछ स्मॉल डाया के या कुछ रिवेट आप लगा सकते हैं ताकि आपकी पिच दूरी का जो क्लोज है आईएस कोड के द्वारा दिया गया है वो बना रहे। मतलब ज्यादा रिवेट के बीच गैप होने की स्थिति में भी आप कुछ एक्स्ट्रा रिवेट लगा सकते हैं जिन्हें आप टैक रिवेट कहते हैं। तो आपने देखा कि जब किन्हीं सेक्शंस की लंबाई अधिक हो जाए तो दो मेंबर्स को आपस में जोड़े रखने के लिए, या फिर कभी कनेक्शन के अंदर रिवेट का सेपरेशन, रिवेट की जो पिच है वो बहुत अधिक हो जाए तो उनके बीच में एक्स्ट्रा रिवेट जो लगते हैं वो टैक रिवेट कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो अगर नहीं भी समझ आया तो हम टेंशन मेंबर में इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। अगला हम देखते हैं रिवेट लाइन। क्या हम देखते हैं? रिवेट लाइन। रिवेट लाइन क्या होती है? बेसिकली रिवेट लाइन के, लेकिन पहले आपको ध्यान रखना है, अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, पहले हम एक डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों इस डायग्राम में देखते हैं क्या होती है हमारी गेज लाइन। ठीक है, तो आप ही देखो फोर्स की डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन। तो जो ये रिवेट के सेंटर्स को मैं कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना रहा हूं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड माय गेज लाइन। इसे मैं गेज लाइन भी कहता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपको कोई पूछे रिवेट लाइन, या आपको पूछे बैक लाइन, या आपको कोई पूछे गेज लाइन, या आपसे कोई पूछे स्क्राइब लाइन, क्या ये सभी एक ही बात है? बिल्कुल, ये सभी एक ही नाम है। तो ये ऑब्जेक्टिव बनता है तो आपसे पूछा जा सकता है रिवेट लाइन, बैक लाइन, गेज लाइन, स्क्राइब लाइन, ये सभी एक ही होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, आप अपने एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस को कई बार आप पढ़ेंगे, इन्हें हम मार्जिन डिस्टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, अगर ये आपकी डिस्टेंस है तो ये एज है, तो इसे हम मार्जिन डिस्टेंस भी बोल देते हैं, मार्जिन डिस्टेंस भी बोल देते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं बच्चों कि गेज लाइन एंड डिस्टेंस को मार्जिन डिस्टेंस भी बोलते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको डायगोनली पिच मेजर करनी पड़ी इन दिस वे, हालांकि चेन रिवेटिंग का केस है, इसमें नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपके ने करनी पड़ी तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल पिच। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल पिच। जैसे मैं आपको दिखाता हूं जॉइंट में, जो आपके पास आपने पढ़े थे ना बट जॉइंट के एग्जांपल, तो उसमें मैं आपको जरा दिखा देता हूं। जैसे इस वाले डायग्राम में मैं आपको समझा देता हूं। देखो ये जो होती है आपकी, ये दिस इज कॉल्ड डायगोनल पिच। इसे हम क्या बोलते हैं? डायगोनल। लेकिन ये जो पिच होगी दिस इज कॉल्ड स्टैगर्ड पिच। इसे हम स्टैगर्ड पिच बोल देते हैं, स्मॉल पी है ये, ध्यान रखना, स्मॉल पी को हम पिच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायगोनल पिच आपकी डायगोनल के लॉन्ग, और स्टैगर्ड पिच का मतलब होता है एक रिवेट और दूसरे रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी है, लेकिन रिवेट आमने सामने नहीं है, एक रिवेट इधर है एक उधर है। और अगर आपने देखा कि इस सभी केस में या तो आपको डायगोनल पिच देखनी है या आपकी स्टैगर्ड पिच है, ये आपकी स्टैगर्ड पिच है। क्लियर? तो यहां पर स्टैगर्ड पिच ही आपको देखनी है। क्लियर है पॉइंट ये आपको? तो स्टैगर्ड पिच भी आपको ध्यान रखना है, और आपको डायगोनल पिच भी ध्यान रखना है, आपको मार्जिनल पिच भी आपको ध्यान रखना। मार्जिनल पिच और कुछ नहीं होती, एंड डिस्टेंस को हम बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर कोई पूछे बैक पिच क्या होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए बैक पिच को हम गेज डिस्टेंस भी कहा करते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गेज डिस्टेंस। तो ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। मार्जिनल पिच एंड को बोलते हैं। स्टैगर्ड पिच मैंने आपको बताया, जब रिवेट आपके किसी जिगजैग या स्टैगर्ड पैटर्न में लगे हों और रिवेट आमने सामने नहीं है, तो उनके बीच में, या स्टैगर्ड पैटर्न में लगे हों तो उनके बीच की जो पिच डिस्टेंस होती है पिच स्टैगर्ड पिच कहलाती है वो। और डायगोनली अगर आप पिच को मेजर करें तो उसे डायगोनल पिच कहते हैं। क्लियर है पॉइंट ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, टॉपिक देखते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ फेलियर ऑफ अ रिवेटेड और बोल्टेड जॉइंट। हम जॉइंट के फेलियर देखते हैं, कितनी तरह से फेल हो सकता है कोई जॉइंट। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपके जॉइंट के फेल होने के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट फेलियर आप देख सकते हैं, शियर फेलियर। क्या होते हैं डिटेल में समझेंगे, लेकिन पहले एक बार नाम देख लेते हैं। शियर फेलियर रिवेट का भी हो सकता है, प्लेट का भी हो सकता है। इस प्रकार टीयरिंग फेलियर को आप टेंशन फेलियर भी बोल सकते हैं। प्लेट टेंशन में फट जाती है, क्योंकि प्लेट में आप होल बना देते हैं, तो होल बनाने से प्लेट का जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाता है, और उस कारण से आपकी प्लेट फट जाती है। इसके अलावा बच्चों बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट भी मैं अगर आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा, अगर आपकी प्लेट कमजोर हो तो रिवेट उसे दबा देता है, तो एक हो गया बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। इसी प्रकार बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट भी होता है, और
स्प्लिटिंग फेलियर ऑफ प्लेट भी होता है। अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये फेलियर होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों, सबसे पहले शियर फेलियर के बारे में देखते हैं। ओके, तो शियर फेलियर ऑफ रिवेट देखते हैं। ओके, तो यहां पर देखते हैं हमारे इस डायग्राम में शियर फेलियर को दर्शाया गया है। अब कैसे होता है शियर फेलियर, ये देखो पहली कंडीशन देखो ये वाली, दिस कंडीशन इज सिंगल शियर। सिंगल शियर की कंडीशन है क्योंकि एक ऊपर प्लेट ये है, नीचे प्लेट ये है, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। अब ये इंटरफेस है, शियर इंटरफेस इसे कहा जा रहा है। दिस इज योर शियर इंटरफेस। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपने इधर P फोर्स अप्लाई किया है और इधर P फोर्स अप्लाई किया है, तो आपका ये जो शियर इंटरफेस है, आप ये देख रहे हैं शियर इंटरफेस, ये आपके प्लेट के कारण रिवेट कट जाएगा। यहां पर क्या होगा, जब प्लेट ऐसे स्लिप होगी, जब प्लेट स्लिप होगी तो ये रिवेट जो है, प्लेट के स्लिप होने से रिवेट पर लोड पड़ेगा और प्लेट की जो शार्प एज है या किनारी है प्लेट की, वो रिवेट को काट देगी और कट के रिवेट इस तरह से दिखेगा जो ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। देखो एक फेस ये इस तरह से ये कट गया, तो इस शियर फेस पर आपका पूरा P फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा, इस इंटरफेस पर आपका P फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट ये? तो ये सिंगल शियर का केस है। अगर हम डबल शियर के केस की तरफ बढ़ें तो डबल शियर में देखो क्या हो रहा है कि आपका ये रिवेट है, ये P फोर्स है और इधर इक्विलिब्रियम के लिए इस वाली प्लेट पर P/2, ऊपर वाली पर, इस वाली पर P/2। तो जब आपका रिवेट कटेगा तो ये पोर्शन कट जाएगा और ये पोर्शन कट के ऐसा कुछ दिखेगा, ये अलग बाहर हो गया और ये रिवेट ऊपर रह गया, ये नीचे रह गया, तो बीच का पोर्शन कट गया शियर में। तो यहां पर देखो बच्चों, टोटल फोर्स तो P लगा था, लेकिन एक इंटरफेस पर आपके ये P फोर्स P/2 ही रह गया है। मतलब ये टोटल P फोर्स दोनों इंटरफेस पर आधा आधा हो चुका है। मतलब अगर आप ये देखें, अगर आपने 100 किलो न्यूटन का लोड लगाया है शियर में, तो आपका एक इंटरफेस पर केवल 50 किलो न्यूटन गया है। तो आपके रिवेट की जो मान के चलना, रिवेट के जो इंटरफेस पर 50 किलो न्यूटन का फोर्स गया है, 100 किलो न्यूटन के फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करने के कारण। क्लियर? तो यहां पर अगर मैं 100 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तब जाकर मेरे यहां पर 50 फोर्स आ रहा है। इसी तरह से यहां देखो, अगर मैं यहां पर 100 फोर्स लगा रहा हूं तो सारा का सारा 100 फोर्स इसी इंटरफेस पर जा रहा है, क्योंकि यहां एक ही इंटरफेस है और यहां दो इंटरफेस है। इसीलिए डबल शियर में जब भी हम स्ट्रेंथ निकालेंगे तो वह दो गुनी मानी जाएगी, क्योंकि 100 का लोड लगाने पर केवल 50 का ही फोर्स जाएगा। ठीक है? तो आपका डबल शियर के केस में स्ट्रेंथ दो गुनी मानी जाती है एज कंपेयर टू सिंगल शियर, क्योंकि सिंगल शियर में आपका सारा का सारा लोड जो होता है वो एक ही इंटरफेस पर जाता है, लेकिन डबल शियर के केस में आपका टोटल लोड दो इंटरफेस पर बराबर बराबर बट जाता है। इसीलिए डबल शियर के केस में आप बच्चों ध्यान रखेंगे, स्ट्रेंथ दो गुनी हो जाती है सिंगल शियर के कंपैरिजन में। क्लियर है पॉइंट? अब जरा देखते हैं, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ फेलियर हम व्यू करते हैं, दैट इज शियर फेलियर ऑफ प्लेट। ये प्लेट का शियर फेलियर क्या होता है? प्लेट के शियर फेलियर का सबसे बड़ा कारण, आप ध्यान रखना, ये पॉइंट आप नोट भी कर सकते हो, इनसफिशिएंट। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इनसफिशिएंट का मतलब होता है अपर्याप्त। अपर्याप्त, इनसफिशिएंट आपकी एंड डिस्टेंस के कारण होता है। अगर आपकी प्लेट शियर में फेल हो रही है तो इसका मतलब वहां पर इनसफिशिएंट, अपर्याप्त एंड डिस्टेंस है, एंड दूरी है। कैसा दिखता है ये शियर फेलियर? जरा मैं इसे आपको दिखा दूं, इन डायग्राम्स में दिखाऊं आपको। इसमें ये वाला फेलियर आप व्यू करो जो नंबर 2 पर आपको दिया गया है। क्लियर? तो नंबर 2 पर जो ये फेलियर आपको दिया गया है, यहां पर देखो प्लेट की किनारी ये जो कट रही है, ये शियर है। ये आपका अगर प्लेट का ये आपका जो होल है, जो आपने होल बनाया, वो आपने एंड से बहुत नजदीक बना दिया, एंड से बहुत नजदीक बना दिया, या आप ये कह लें एंड दूरी का आपने बहुत कम रखा, तो उस कंडीशन में आपकी प्लेट किनारे से कट जाएगी और इसे ही हम कहेंगे शियर फेलियर। आज के अगर आप पढ़ेंगे लिमिट स्टेट कोड, तो वहां पर आपको ब्लॉक शियर फेलियर देखने को मिलेगा। ब्लॉक शियर फेलियर में होता क्या है, जब आपकी दो प्लेट आपस में जुड़ी होती है कुछ इस प्रकार, और आपके इस प्रकार से रिवेट लगे होते हैं इस तरह से, तो होता क्या है ब्लॉक शियर फेलियर में, एक पूरा टुकड़ा, ये जो प्लेट का टुकड़ा है ऐसे टूट जाता है, पूरा बाहर निकल आता है, ये पूरा का पूरा टुकड़ा जो मैं इस तरह से आपको दिखा रहा हूं। तो दिस इज कॉल्ड ब्लॉक शियर फेलियर। जो किनारी ये टूट जाती है, शियर में कटती हैं,
क्लियर। तो ये जैसे यहां पर इसमें सिंगल रिवेट के साथ आपको दिखा रहे हैं, तो आपको ये शियर फेलियर ध्यान रखना है, अपर्याप्त एज दूरी के कारण होने वाला एक फेलियर है। क्लियर। इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस के कारण और भी फेलियर होते हैं, जरा देखते हैं। नेक्स्ट फेलियर हमारा है टीयरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अगर बच्चों मैं आपको टीयरिंग फेलियर के बारे में बताऊं तो ये देखो, प्लेट का कट जाना। कोई पूछेगा टीयरिंग फेलियर क्यों होता है, आप कहेंगे कि प्लेट में होल क्रिएट करने के कारण। नोट करते रहना आप लोग, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा सिर्फ देखना नहीं होता है, ठीक है, लेक्चर को सिर्फ देखना नहीं होता, आप इसे नोट करते रहना। प्लेट में होल्स क्रिएट करने के कारण, जो आप प्लेट में होल्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के कारण, प्लेट में होल्स क्रिएट करने के कारण, जो ये आपके होल्स क्रिएट कर दिए गए हैं, ये इन होल्स के क्रिएट करने के कारण आप देख सकते हैं बच्चों कि ये प्लेट आपकी फट चुकी है, टियर हो चुकी है। ये होल्स आपने बनाए थे बोल्ट को या रिवेट को इंस्टॉल करने के लिए, लेकिन इन होल्स क्रिएट होने के कारण प्लेट की सामर्थ्य कम हो जाती है। तो प्लेट्स में होल करने के कारण आपकी प्लेट टियरिंग में फेल हो जाती है या रप्चर में फेल हो जाती है। किसमें फेल होती है? टियरिंग में। टियरिंग कह लो या रप्चर कह लो या टेंशन कह लो, एक ही बात है। टियरिंग कह लो, टेंशन कह लो या रप्चर कह लो, तीनों एक ही बात है। तो समझ आया। और टियरिंग फेलियर तब होता है जब रिवेट की शियर स्ट्रेंथ कम होती है, तो सॉरी ज्यादा हो जाती है। रिवेट की शियर या अन्य स्ट्रेंथ ज्यादा हो, प्लेट की टियरिंग स्ट्रेंथ कम हो जाए, तो प्लेट टियर में फेल हो जाती है। आगे देखेंगे इस टॉपिक को हम। तो टियर का समझ आया क्या होता है? प्लेट कट जाती है आपके सेक्शन के अलोंग इस तरह से, यहां से ये प्लेट फट चुकी है। क्लियर। तो ये आपको अगर एक और डायग्राम में दिखाऊं तो ये आप ये वाला डायग्राम देखें, इस वाले डायग्राम को जरा देखें किस तरह से आपकी प्लेट टियर हो चुकी है। इस डायग्राम में स्पेसिफिकली आपको इस तरह से, यहां पर होल था, ऐसे रह गया सेक्शन, इस तरह से कट गई प्लेट आपकी। तो ये फट जाना प्लेट का ही आपका क्या है? टियरिंग, रप्चर हो जाना। क्लियर। तो आपने ये देखा टियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। अगला हम फेलियर देखते हैं बच्चों, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट। देखो बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट देख रहे हैं, रिवेट नहीं देख रहे हैं। प्लेट का भी बियरिंग फेलियर हो सकता है। प्लेट के बियरिंग फेलियर के अलग अलग कारण हैं। जैसे आपके प्लेट के बियरिंग फेलियर का एक कारण होता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं बियरिंग फेलियर किस तरह से होता है। बियरिंग फेलियर के बारे में बताऊं तो ये आपका फेलियर है, जरा इस बॉक्स के अंदर देखो, ये वाला फेलियर नजर आ रहा होगा आप लोगों को। इसमें क्या होता है, जो आपका ये रिवेट है या बोल्ट है, ये प्लेट को दबा देता है। अगर आपका बोल्ट अधिक सामर्थ्य है, अगर बोल्ट अधिक स्ट्रांग है, तो वो जब प्लेट खींचेंगी तो वो स्लिप होंगी, और स्लिप होने के बाद वो रिवेट या बोल्ट प्लेट के ऊपर दबाव बनाएगा, कर्शिंग बनाएगा, उससे प्लेट दबनी शुरू हो जाएगी और वहां से जॉइंट लूज हो जाएगा। तो वो सर्विसिबिलिटी फेलियर कहा जाता है। तो उस कंडीशन को हम बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कहते हैं। अच्छा, बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कई बार इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि प्लेट के अगर किनारे पर से दूरी कम रह जाए तब भी प्लेट दब सकती है। तो ध्यान रखना आप बियरिंग फेलियर का कारण, एक तो ये हो गया इफ रिवेट और बोल्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना बच्चों, ये नोट करते रहो, मोर स्ट्रॉन्ग, अधिक स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा कारण ये हो गया इफ इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त एज दूरी प्रोवाइड की गई हो, इज इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड की गई हो, दूरी प्रोवाइड की गई हो, प्रोवाइड की गई हो। देखो कई बच्चे, अगर किसी को लगता है कि तेज लेक्चर चल रहा है तो लेक्चर को थोड़ा स्लो करके देख ले, किसी को लगता है कि लेक्चर धीरे चल रहा है तो उसे एक पॉइंट फास्ट करके देख ले, जैसे 0.75 में देख सकते हो या 1.25 में। क्लियर। तो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ये प्ले स्टोर, इसके प्ले जहां पर आप कर रहे हो इस लेक्चर को, इस प्लेयर के अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है, स्लो करके भी और फास्ट करके भी आप देख सकते हो। इनसफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप के फेलियर पर। तो ये ध्यान रखना है आपको, जो पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं। अगला टाइप ऑफ फेलियर है आपका बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। भाई रिवेट का भी बियरिंग फेलियर हो सकता है। अगर आपके प्लेट ने, आप देखो इधर, ये आपने इस तरह से रिवेट लगाया मान लिया, अगर हुआ क्या, आपने जब प्लेट को खींचा तो प्लेट के खींचने से रिवेट दब गया, क्योंकि अगर प्लेट ज्यादा ताकतवर हुई तो आपके प्लेट रिवेट को दबा देगी। तो रिवेट के दबने से आपका जो फेलियर होगा दैट इज कॉल्ड योर बियरिंग फेलियर। उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बियरिंग फेलियर बोला करते हैं। दैट इज कॉल्ड बियरिंग फेलियर। ओके।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट भी हो सकता है, और लास्ट हमारा है स्प्लिटिंग फेलियर। स्प्लिटिंग फेलियर भी आप ध्यान रखना इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस के कारण होता है। क्या लिख रहा हूं मैं? इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस। इनसफिशिएंट एंड डिस्टेंस, अगर आपकी ये एंड दूरी, ये दूरी जो है एंड दूरी है, अगर ये कम रही तो प्लेट यहां से ऐसे फट सकती है। स्प्लिट का मतलब होता है फटना या अलग हो जाना। क्लियर? तो स्प्लिट हो सकती है, टियर नहीं है। टियरिंग में अलग है। टियरिंग की कंडीशन ये है कि सेक्शन के अलोंग पूरी प्लेट फट जाती है। स्प्लिट का मतलब कि आपके किनारे के पास से प्लेट फट गई। तो किनारे के पास से जो प्लेट फटती है उसे स्प्लिट बोलते हैं, और वह अपर्याप्त एंड दूरी के कारण होता है, अगर आपने कम एंड दूरी दी है। क्लियर? तो ये फेलियर आपका स्प्लिटिंग फेलियर कहलाता है। तो इन सभी को आप अपने नोट्स में नोट कर लेना, और बाकी मैं आपको इसकी पूरा ये पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर? वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, लास्ट में बताऊंगा लेक्चर के, जब आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो कितने सारे क्लोज हैं। पिच दूरी का क्लोज है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, पिच दूरी इतनी होनी चाहिए 2.5 गुना डायमीटर ऑफ बोल्ट। फिर लिखा है बियरिंग फेलियर से बचने के लिए पिच का अनिवार्य है। बियरिंग फेलियर को बचाने के लिए इनसफिशिएंट स्पेस अगर आपका रहेगा, अगर आपने ज्यादा पिच पास कर दी टीयर आउट प्लेट को, तो ये सब मैं चीजें समझाऊंगा। अगर आप देखेंगे क्लोज भी बहुत सारे हैं, ये देखो कितने क्लोज है, लेकिन ये एग्जाम के लिए जरूरी है, जेई वगैरह के एग्जाम के लिए, एसएससी जेई के लिए। ये सेमेस्टर के लिए इतने रिक्वायर्ड नहीं है। सेमेस्टर के लिए जितने रिक्वायर्ड है वो आपको बता दूंगा। क्लियर? तो सेमेस्टर हो सकता है तुम्हारा इस बार ऑब्जेक्टिव ही आ जाए ज्यादा से ज्यादा। तो सेमेस्टर में सिंपल ऑब्जेक्टिव आएंगे तो मैं आपको वो सब आराम से क्लियर करूंगा, लेकिन चैप्टर के बाद में। अभी मैं मेन प्रोसेस पे आने वाला हूं, जो आपके न्यूमेरिकल सेट होते हैं जिस टॉपिक से। तो यहां पर आपने भी फेलियर टाइप देखे, आपने सभी फेलियर जरा देख लेते हैं। परमिसिबल स्ट्रेसेस इन स्टील प्लेट कितनी ली जाती है? परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील प्लेट, अगर मैं आपको बताऊं परमिसिबल स्ट्रेस, आपने सोम में पढ़ा भी होगा। परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है किसी भी डक्टाइल मटेरियल के लिए, वो होती है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ, जो भी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्लियर? और लिमिट स्टील के अंदर 1.67 अप्रोक्सीमेटली फैक्टर ऑफ सेफ्टी मानते हैं स्ट्रक्चरल स्टील के केस में, हमारे इस टॉपिक में। लेकिन फिर भी ये फिक्स नहीं है, थोड़ा वेरी करता है अलग अलग कंडीशंस में। लेकिन यील्ड स्ट्रेस को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तभी हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस आएगी। तो यहां पर परमिसिबल स्ट्रेस अगर एक्सियल टेंशन में देखनी है, एक्सियल टेंशन में परमिसिबल स्ट्रेस देखनी है प्लेट में, एक्सियल टेंशन में, ठीक है, तो वो होती है 0.6 गुना Fy। क्लियर? तो ये Fy आपकी यील्ड स्ट्रेंथ है, और अगर आप देखेंगे 0.6 से जो मल्टीप्लाई हुई है, अगर मैं इसे नीचे लिख लूं 1/0.6, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 1/0.6। क्लियर? तो 1/0.6 को आप लोग बच्चों देख भी सकते हैं। मैं इसे Fy डिवाइड बाई, मैं लिख सकता हूं 10/6, और 10 ऐसे लिख सकता हूं ना 10/6। तो ये आपका 2 से कैंसिल होगा 3, ये आपका 2 से कैंसिल होगा 5। तो Fy इज इक्वल्स टू 5/3। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 5/3 हमारा, अगर हम देखें तो। क्लियर? तो 5/3 की अगर आप वैल्यू भी कैलकुलेट करोगे तो आपके पास लगभग ये 1.67 के आसपास कुछ आ सकती है। जैसे आप इसे कैंसिल करोगे, 5 1 जा 5, फिर पॉइंट लगाओगे 20 होगा, 3 6 जा 18 होता है, तो मतलब आप देख लेना 1.67 आएगा। तो ये लेकिन एक्सियल टेंशन में है बच्चों। एक्सियल मतलब जब आपके मेंबर के ऊपर केवल एक्सिस के अलोंग खिंचाव आ रहा हो, टेंशन आ रही हो इस तरह से उसकी एक्सिस के अलोंग। अगर आपका बेंडिंग की बात करें, बेंडिंग कंप्रेशन की अगर मैं बात करूं, सॉरी बेंडिंग टेंशन की, कंप्रेशन में तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कंडीशंस आती हैं, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। बेंडिंग टेंशन में जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है दैट इज 0.66 Fy। 0.66 Fy को आप बच्चों जानते हैं, अगर मैं 1/0.66 लिखूंगा तो आप लोग सभी जानते हैं Fy डिवाइड बाई ये बन जाएगा मेरे पास 3/2। क्लियर? तो मतलब Fy डिवाइड बाई 1.5 बन रहा है ये। तो ये बेंडिंग टेंशन की बात हुई। अगर प्लेट के अंदर बियरिंग में बात करूं, बियरिंग के अंदर, बियरिंग में जो परमिसिबल स्ट्रेस होती है दैट इज 0.75 Fy। ध्यान रखना बच्चों, ये बियरिंग की परमिसिबल स्ट्रेस है। अगर मैं एवरेज शियर की बात करूं, एवरेज शियर कितनी मानी जा सकती है, तो वो होती है 0.45। और यहां पर एक और पॉइंट आता है, मैक्सिमम शियर कितनी मानी जा सकती है, मैक्सिमम शियर कितनी मानी जा सकती है प्लेट में, दैट इज इक्वल्स टू 0.45 Fy। क्लियर? तो ये बात आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? यहां पर एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है,
जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, सभी स्ट्रेसेस, चाहे आपकी एक्सियल टेंशन हो, चाहे बेंडिंग टेंशन हो, चाहे बियरिंग हो, चाहे एवरेज शियर हो, चाहे मैक्सिमम शियर हो, ऑल आर डिपेंडिंग ऑन द एफ वाई वैल्यू। सभी किस पर डिपेंड कर रही हैं? यील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर रही हैं, जो कि आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में मिला था, जो मैंने लेक्चर्स में पहले लेक्चर में समझाया था, जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया था। क्लियर? तो यहां पर एकमात्र ऐसी स्ट्रेस है जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्लैब बेस के अंदर बेंडिंग स्ट्रेस परमिसिबल कितनी होती है? स्लैब बेस में परमिसिबल बेंडिंग, परमिसिबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि स्लैब बेस में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 185 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मानी जाती है। दिस पर्टिकुलर स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एफ वाई। इसमें एफ वाई का कोई रोल नहीं है, बाकी सब में एफ वाई आ रहा है, लेकिन स्लैब बेस में परमिसिबल स्ट्रेस में एफ वाई नहीं आ रहा है। तो ये बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर रोक रहा हूं, लेकिन अगले लेक्चर में आपका न्यूमेरिकल कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। अजम्पशंस पढ़ेंगे, अजम्पशंस में क्या क्या कंडीशंस है उन्हें डिटेल में समझेंगे, बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। क्योंकि अगर देखो, अगर बुक से पढ़ोगे रटोगे नहीं समझ आएगा, लेकिन जब मैं आपको डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा इस अजम्पशन का क्या मतलब है, तो दिमाग में काफी लंबे टाइम तक रहेंगी। देखो ऐसे। फिर स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट में पर पिच का क्या कॉन्सेप्ट है, ओवरऑल स्ट्रेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है, पर पिच स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट किस तरह से निकालते हैं, ओवरऑल स्ट्रेंथ कब निकालते हैं, कब पर पिच निकालनी है, कब ओवरऑल निकालनी है, कब रिवेट की स्ट्रेंथ निकालनी है, कब पूरे ज्वाइंट की स्ट्रेंथ निकालनी है। बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा से सेमेस्टर स्टूडेंट्स के बच्चों को और जेई के एस्पिरेंट्स को और एई के एस्पिरेंट्स को हमेशा परेशान करते हैं, बीटेक स्टूडेंट हो चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो पाती है। तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बढ़िया से करके दूंगा, तो आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ के नोट करके रखें। तो नेक्स्ट लेक्चर इसके तुरंत बाद आने वाला है। ओके।